क्लास 12 भौतिक विज्ञान 346 BB 2023 सेट की बात करते हैं। अभी तक 12th क्लास अनसॉल्व्ड सेट की 3 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं। ये चौथा सेट है जो कि 346 BB है। इसके फर्स्ट पार्ट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहले का दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए, ई इंटू में ए, जबकि ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू होता है। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा एफ ए अपान में क्यू। एफ होता है बल, इसका मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन लिख दिए हैं। ए होता है यहाँ पर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर लिख दिए। क्यू होता है कूलाम, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और भाग में है तो प्रति लगाकर कूलाम लिख दिए। यही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 1 का खा डिस्कस करते हैं। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। यानी चल कुंडली धारामापी होता है, उसकी सुग्राह्यता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो धारामापी की सुग्राह्यता का सूत्र होता है NAV अपान में C, NAV अपान में C। अब देखते हैं इसमें एन आप देखते होंगे समानुपाती में है, ए भी समानुपाती में है और बी भी समानुपाती में है, यानी अंश में है। और जो अंश में होता है उसको बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी जाकर, और जो हर में होता है उसको बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी, क्योंकि वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, देखिए कुंडली का क्षेत्रफल ऊपर दिया गया अंश में, तो जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। यही ऑप्शन में आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन में यही सही है कि क्षेत्रफल को अगर बढ़ा दें तो धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल अंश में है जाके समानुपाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 1 का एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक 22 एवं पश्चदिशिक 22 की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे जाकर। तो ध्यान से सुन लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड होता है, वो 2 वाइस में कार्य करता है, एक फॉरवर्ड वाइस या फिर अग्रदिशिक, दूसरा रिवर्स वाइज या फिर पश्चदिशिक। तो उसने पूछा है कि दोनों ही स्थितियों में प्रतिरोध होते हैं, क्या होते हैं समझिए ध्यान से। अग्रदिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होता है, धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होता है, समझ रहे हैं। फॉरवर्ड वाइस या अग्रदिशिक में जब संधि होती है तो उस समय धारा प्रवाह के लिए जो प्रतिरोध हो रहा होता है वो कम होता है या फिर शून्य होता है। अपक्षय परत की चौड़ाई कम होने के कारण, भाई अपक्षय परत क्या होती है, प्रवाह को रोकेगी। अपक्षय परत की चौड़ाई कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा जाकर। ठीक, पश्चदिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध बहुत अधिक या फिर अनंत होता जाए। अब पश्चदिशिक में डायोड का जो प्रतिरोध होता है धारा प्रवाह के लिए वो क्या होता है, बहुत अधिक या फिर अनंत होता जाके, बहुत अधिक या अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 घा द्रव्य तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी द्रव्य तरंगों के संबंध सत्य कथन है जाकर। तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। जो द्रव्य तरंगें होती हैं उनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती, यानी आवेश कुछ भी हो लेकिन तरंगदैर्ध्य को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये इसका सही आंसर है। अगला पहुंचते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो सबसे पहले तो कोणीय संवेग को ध्यान रखते हैं कि कोणीय संवेग बराबर होता है NH अपान में 2 पाई जाके। कोणीय संवेग कितना होता है NH अपान में 2 पाई।
अब दूसरी कक्षा है, द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2h अपान में 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा h अपान में पाई जाके। h प्लैंक नियतांक है जिसका मान 6.6 गुणा 10 की घात -34 होता है और पाई का मान 3.14 है। भाग जब देंगे तो 2.1 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड आएगा। 2.1 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड आएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 1.4। दिया गया है वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु को कहाँ रखें, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। द्वितीय फोकस क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात किया पूछा गया है। चलिए देखते हैं, चित्र बना लिए हैं। यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, इधर प्रथम फोकस होता है, इधर होता है द्वितीय फोकस। अब वस्तु को प्रथम फोकस से कितना रखा है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहला फोकस भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से दूसरा फोकस भी 10 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। अब देखते हैं लेंस से वस्तु की वास्तविक दूरी कितनी है। तो 5 ये हो गई है और 10 ये यानी 15 हो गई है। u बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु को कहाँ रखे हैं, वाईं ओर रखे हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर देख के हमसे पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति, वो भी द्वितीय फोकस बिंदु से। तो पहले प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं लेंस से, बाद में द्वितीय फोकस से निकाल ली जाएगी। तो लेंस के सूत्र से आते हैं 1/b माइनस का 1/u बराबर में 1/f से। तो 1/b ज्ञात करना है, u कितना माइनस का 15 माइनस प्लस 15 हो जाएगा, बराबर में 1/f जाकर हो जाएगा। तो 1/b बराबर 1/10 माइनस का 1/15 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 1/b बराबर आ जाएगा 1/3 ये रहेगा और 10 भाग में ये रहेगा। उल्टा कर लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर दूरी कहाँ से, लेंस से प्रतिबिंब की। अब हमको चाहिए कहाँ से है, द्वितीय फोकस से चाहिए। तो द्वितीय फोकस कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पे, यानी द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी बचेगी, 20। तो प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी 30 माइनस का 10 बराबर में 20 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर है। खंड बा से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 का जो दिया गया है वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये है कि 2024 की जो परीक्षा के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस में ये क्वेश्चन को हटा दिया गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 ख पर। फोटान के संवेग का सूत्र लिखिए। तो फोटान का संवेग p बराबर होता है h अपान में लैम्डा। फोटान का संवेग p बराबर होता है h अपान में लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है, प्लैंक नियतांक है। जहाँ h प्लैंक नियतांक है और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 गा पर। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, यानी 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें इस सिलेबस को हटा दिया गया, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 घ। किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र की समीकरण कितनी है, EY = 60 sin 500x माइनस का 1.5 गुणा 10 की घात 10 इंटू में t है, वोल्ट मीटर है,
तरंग के चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, विद्युत क्षेत्र की समीकरण दे रखी है हमको और चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण पूछी गई। बहुत आसान क्वेश्चन। तो समीकरण नोट कर लेते हैं। ई वाई बराबर 60 साइन 500x माइनस 1.5 गुणा 10⁻11t। इसकी तुलना कर लेते हैं। ई वाई बराबर E0 साइन kx माइनस का ओमेगा t से तुलना करने पर। ठीक, जब तुलना करेंगे तो केवल हमको चुंबकीय क्षेत्र में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, तो विद्युत क्षेत्र की केवल तुलना करेंगे, बाकी किसी की तुलना से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो E0 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि साइन साइन ये वाला टर्म है, ई बाई है, तो E0 बराबर कितना हो गया, 60। मात्रा क्या रहेगा, वोल्ट प्रति मीटर जाकर। अब देखते हैं ई वी और सी में संबंध क्या होता है। तो E0 बराबर होता है V0 इंटू में C। E0 बराबर होता है V0 इंटू C। मान किसका चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम चाहिए है, यानी V0 चाहिए। तो V0 बराबर हो जाएगा E0 अपान में C। C कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद करना है इसको अच्छी तरह से। E0 अपान में C। E0 का मान कितना है, 60। C का मान 3 गुणा 10⁸। जब हल करेंगे तो आ जाएगा 20 गुणा 10⁻−8। और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, टेस्ला होता है। तो 2 गुणा 10⁻7 टेस्ला। एक जीरो से एक पावर को एडजस्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं अतः चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होगा, V बराबर B0 या V नॉट और साइन 500x माइनस 1.5 गुणा 10⁻−11t, यानी जो साइन वाला टर्म है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही अब रहेगा। केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर V0 आ जाएगा, यहाँ पर V आ जाएगा। तो V बराबर B0 का मान अभी ज्ञात किए हैं, 2 गुणा 10⁻7 साइन 500x माइनस 1.5 गुणा 10⁻11t हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 डा है, किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर लिखिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया गया है। अब देखिए, धारा तो इसमें रहती है x अक्ष पर। धारा किस अक्ष पर रहती है, x अक्ष पर। अब देखिए शुद्ध दिया गया, वो भी क्या है, प्रेरणिक। प्रेरणिक मतलब क्या है, प्रेरक कुंडली। तो प्रेरक जो कुंडली होती है वो होता है L और उसका प्रतिरोध होता है XL, और XL होता है धारा के लंबवत जाके। धारा कितना होता है, लंबवत। तो दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो इनके बीच कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये याद रखें। अगर यहीं पे दिया होता XC, तो XC भी नीचे की तरफ होता है, उसका भी कलांतर कितना होता है, इस धारा के साथ में 90 डिग्री होता है। याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2-4। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, यानी कैपिटल ई दे रखा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से रखते हैं, तो स्मॉल आर कितना दे रखा है, 0.1। अब आगे बढ़ते हैं। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, कैपिटल आर होता है, तो कैपिटल आर नोट कर लिए हैं, कितना 2.9। जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो सेल के सिरों पर विभवांतर हमसे पूछा है, यानी पूछा किसका मान गया है, वी क्वेश्चन मार्क है, वी क्वेश्चन मार्क है जाकर। अब आई बराबर होता है ई अपान में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर जाकर। ई का मान कितना दे रखा है, 1.5, स्मॉल आर 0.1, कैपिटल आर कितना है, 2.9 है। इस समीकरण में मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो आई बराबर ई अपान में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर था। ई का मान 1.5,
स्मॉल आर का मान 0.1, कैपिटल आर का मान 2.9 होगा। तो आई बराबर हो जाएगा 1.5 और नीचे जो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 जाकर। जब डिवाइड कर देंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो V बराबर होता है I इंटू में कैपिटल R। अब I का मान 0.5 दिया ही गया है, अभी ज्ञात किए हैं। यहाँ पर कैपिटल R का मान 2.9 हमको क्वेश्चन में दिया है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो V बराबर आ जाएगा 1.45 वोल्ट। यही आंसर है इस क्वेश्चन। खंड सा पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 का दी गई है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यानी पहले हमको नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम कितना दिया है 10⁻⁶ किलोग्राम हो, तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो उसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी, वो किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखते हैं क्वेश्चन को। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यानी किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के नाभिक के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियन होंगे, यानी न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, उन्हीं को न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होती है। जाकर जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी जाके वही आपकी क्या कहलाएगी, बॉन्डिंग एनर्जी कहलाएगी या फिर बंधन ऊर्जा कहलाएगी। क्वेश्चन को देखा था हमने, तो उसमें बंधन ऊर्जा पूछी गई थी और द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर 10⁻⁶ किलोग्राम दी गई है। बंधन ऊर्जा V बराबर डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, B बराबर होता है डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर से, E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर वाले सूत्र से जाकर। E क्या है, ऊर्जा है, तो यहाँ बंधन ऊर्जा B हो गई, M है द्रव्यमान है, तो यहाँ डेल्टा एम हो गई, द्रव्यमान क्षति हो गई, सी स्क्वायर ऐसे रहने दिया, तो डेल्टा एम आ जाएगा 10⁻⁶, सी का मान 3 × 10⁸, फिर पूरे का स्क्वायर रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो V बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻10 जूल जाके। ये तो आ गया है जूल। अब हमको चाहिए ऊर्जा किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में चाहिए है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाकर। तो जूल वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब बनाया जाता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग कर देते हैं। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से भाग देते हैं, तब आ जाता है जूल में जाकर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल जाकर। अब हमको मान किसका हटाना है, से जूल से, तो जूल का मान जब निकाल लेंगे 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड में 1.6 × 10⁻⁻19, यानी 1.6 10⁻⁻19 से भाग देना है। तो हमने भाग दे दिया, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी जाकर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 3 खा, एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। समझ लें फिर एक क्वेश्चन को। सबसे पहले देखना है एम्पियर का परिपथीय नियम, यानी एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करना है। अब ज्ञात क्या करना है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालें। यानी अनंत लंबाई का एक तार लेना है,
ठीक, जिसमें धारा प्रवाहित की जा सके, यानी चालक तार लेना है और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक धारावाही चालक तार मान लेते हैं जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हम P बिंदु से जाने वाले एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं। ठीक, P बिंदु से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींच लेते हैं। इस P बिंदु पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। अब इस वृत्तीय पथ का कोई एक अवयव है जिसकी लंबाई dl है, तो उस पर क्षेत्रफल लंबाई वेक्टर लंबाई सदिश खींचेंगे तो उसकी भी दिशा ऊपर की ओर आती है जाकर। याद रखना, जिधर धारा की दिशा है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और उधर ही जो dl अवयव लिए थे उसके सदिश की दिशा है। तो दोनों के बीच कोण कितना रहेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं, माना एक लंबे तार में स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार के परिता P बिंदु से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान है। V तथा dl एक ही दिशा में है अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ। यहाँ भी बंद परिपथ का ध्यान रखना है। v वेक्टर डॉट में dl वेक्टर बराबर में होता है म्यू नॉट इंटू में I। ये याद कर लें, ये एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र है जाकर। अब इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ ऐसे ही रहेगा। ये दो सदिश का क्या है, डॉट गुणा है। तो डॉट गुणा जब होती है तो कॉस थीटा आता है, तो v dl कॉस थीटा हो जाएगा और म्यू नॉट इंटू में I। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0। अब देखिए, समाकलन या इंटीग्रेशन हमेशा उसके पास जाता है जिसमें परिवर्तन होता है। तो b में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, b को अलग कर लिए। इसे dl में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि हम कंसीडर किए थे छोटा सा अवयव, तो इसके पास में इंटीग्रेशन dl पहुंच जाएगा बराबर म्यू नॉट इंटू में I। म्यू नॉट इंटू में I पहुंच जाएगा। अब देखिए dl है क्या, परिधि पर एक छोटा अवयव है। अब समाकलन होगा तो पूरी परिधि की बात होगी। इस समाकलन इंटू dl का मतलब क्या है, पूरी परिधि, और परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई इसकी जगह पे क्या रख जाएगा, 2 पाई r जाकर। अब म्यू नॉट I है, म्यू नॉट I इंटू ऐसे ही रहेगा। मान किसका निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो v बराबर 2 पाई r, ये डिवाइड में चला जाएगा। 2 पाई r कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान में 2 पाई r। यह अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। फिर ध्यान से सुन ले, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, वो भी किस नियम से ज्ञात किए हैं, ये एम्पियर के परिपथीय नियम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 गा की बात करते हैं। समस्थानिकीय एवं संभारिक नाविकों की परिभाषा दीजिए और इनके अंतर का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी उस चैप्टर का, क्योंकि सिलेबस कम है तो यहीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। समस्थानिक, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाविकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। सुन ले पहले ध्यान से। नंबर 1 तो ये याद रखना है कि समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं।
ये याद रखना है। दूसरा, अब ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर। परमाणु क्रमांक के बराबर यानी जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन। तो एक ही तत्व है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक जब नियत रहता है तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या भी नियत रहेगी जाकर। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन अब प्रोटॉन समान है तो दूसरा कोई भिन्न होगा। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन समान तो न्यूट्रॉन भिन्न होंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक या समप्रोटॉनिक यानी प्रोटॉनों की संख्या समान कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों में देखेंगे 1 1 1, परमाणु क्रमांक 1 है। ऊपर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? यहाँ से घटाई जाती है आपस में, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 2 में से 1 जाएगा 1 न्यूट्रॉन, 3 में से 1 जाएगा 2 न्यूट्रॉन, 0 1 2। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ऐसे परमाणु क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। ऑक्सीजन में यही होता है, 8O 16, 8O 17, 8O 18, ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। अब बात करते हैं संभारिक की। ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन हमने बताए भी थे, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होते हैं। यहाँ जेड से प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक को लिख दिया क्योंकि बराबर होते हैं आपस में। तो ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या यानी न्यूक्लियन की संख्या अर्थात न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या होता है परमाणु भार जो होता है कैपिटल ए, समान होता है, होती हैं कामा संभारिक कहलाते, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर हो और या फिर न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, दोनों बात एक ही है। अब जैसे यहाँ न्यूट्रॉन न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? 3। जितनी द्रव्यमान संख्या होती है उतनी न्यूक्लियनों की संख्या होती है 3, यहाँ भी 3, तो दोनों के भार समान है तो संभारिक हो गए। यहाँ 14, यहाँ 14, यहाँ भी भार समान है तो संभारिक हो, लेकिन परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। देखिए यहाँ 1 प्रोटॉन, यहाँ 2, भिन्न भिन्न है। यहाँ 7 प्रोटॉन, यहाँ 6 प्रोटॉन, भिन्न भिन्न है यहाँ भी। अब अंतर देख लेते हैं। नंबर 1, समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जबकि संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। फिर बताए भी थे वहाँ पर भी, समस्थानिकों में क्या होता है? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, जबकि संभारिक होते हैं वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। समस्थानिक में तत्व समान रहता है, संभारिक में तत्व भिन्न भिन्न होता है। अगला, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है। समान इसलिए रहती है क्योंकि एक ही तत्व है, जबकि संभारिकों में न्यूक्लियनों की संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या फिर परमाणु भार समान होता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जबकि संभारिकों में न्यूक्लियनों की संख्या या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या फिर द्रव्यमान संख्या या फिर भार समान होता है, याद रखना। प्रश्न संख्या 3 घ दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन। कार्यफलन को किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं, तो नोट कर लिए हैं W बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बनाते हैं। जब जूल में बनाते हैं तो 1.6 गुणा 10⁻19 से गुणा कर देते हैं, पहले भी बताएं। वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान दे रखा है, तो लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी क्या पूछी है? गतिज ऊर्जा, वो भी अधिकतम वाली, और अधिकतम वेग पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन, नोट कर लेते हैं। W दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, मीटर में बदल लिए हैं 10⁻10 से गुणा कर कर, और K मैक्सिमम यानी गतिज ऊर्जा पूछी गई, V मैक्सिमम यानी अधिकतम वेग पूछा गया है।
आइंस्टीन का समीकरण होता है, प्रकाश समीकरण होता है के मैक्सिमम यानी गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस का डब्लू। के मैक्सिमम बराबर में एच न्यू माइनस का डब्लू। के मैक्सिमम को कहीं कहीं जगह के ई से भी प्रदर्शित किया गया है। ये गतिज ऊर्जा है एच न्यू और ये डब्लू क्या है, कार्यफलन। न्यू बराबर होता है सी अपान में लैम्डा, तो न्यू की जगह क्या रख दिए, सी अपान में लैम्डा। ये डब्लू रहा, सबकी वैल्यू लगा दी। एच की वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, प्लैंक नियतांक है। सी प्रकाश की 4 है तो 3 गुणा 10 की घात 8। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 7, 5 गुणा 10 की घात माइनस 7, माइनस डब्लू है कार्यफलन मान दिया, कितना दिया है 2.14, और जूल में जब बदले थे तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा किए थे। हल करेंगे इधर सबको तो आ जाएगा 3.96 गुणा 10 की घात माइनस 19। इधर हल करेंगे इसको तो 3.42 गुणा 10 की घात माइनस 19, घटा लेंगे आपस में तो 0.54 गुणा 10 की घात माइनस 19 जी। इस दशमलव को इधर रिप्लेस करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, तो 5.4 गुणा 10 की घात माइनस 20 जूल हो जाएगा। ये तो हो गई अधिकतम गतिज ऊर्जा। पूछा गया है साथ में अधिकतम वेग को भी, तो उसके लिए और आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो वेग भी अधिकतम होगा, तो 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर इतना दिया गया। v मैक्सिमम स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 5.4 गुणा 10 की घात माइनस 20 और गुणा में 2, ये यहाँ भाग में इधर जाके गुणा पहुँच जाए, और m यहाँ पर है और नीचे पहुँच जाएगा भाग में जाकर। अब देखते हैं दिया क्या गया था, इलेक्ट्रॉन दिया गया था, इलेक्ट्रॉन था क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर द्रव्यमान लगेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। मान रख देते हैं v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर 5.4 गुणा 10 की घात माइनस 20 और गुणा में 2 और 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 द्रव्यमान रखती है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.18 गुणा 10 की घात 11। इस दशमलव को जो इधर लाएंगे तो पावर भी 1 बढ़ जाएगी, इसलिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। हमको यहाँ पर वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो वर्गमूल के लिए यहाँ घात में सम संख्या रहे, तो आ जाएगा 11.8 गुणा 10 की घात 12, अंडर रूट में आ जाएगा। 11.8 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3.43 गुणा 10 की घात 6। पावर कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 12 की 6 हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। खंड दा दिया गया है, उसमें भी प्रश्न संख्या 4 का से शुरुआत करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यानी सबसे पहले हमको क्या बताना है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, फिर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी। फिर आगे दिया गया है 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण हमको कितना दिया गया है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 8, ठीक, यानी स्मॉल पी का मान दिया है। वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी ई का मान दिया गया है। ये मान किसका है, ई का, और सबसे पहले मान किसका दिया है, स्मॉल पी का दिया गया है। समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछी गई, यानी यू ई पूछा गया है, और इस पर कार्यरत वल युग्म का आघूर्ण, तो वल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ होता है, टाउ पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। देखते हैं 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति में विपरीत, 2 बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो प्राप्त निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी 2 आवेश हों, बराबर हों, जैसे यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, प्रकृति में विपरीत हों, यानी एक प्लस है तो दूसरा
माइनस हो, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, यानी ये दूरी कितनी हो, बहुत कम, यहाँ पे दूरी हम कितनी मान लिया करते हैं 2l, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो जो हमको निकाय मिलेगा जाकर उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, देखते हैं अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, वो तो समान आवेश ही है, कोई एक आवेश ले लीजिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी लिए थे 2l के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव का क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर ध्यान सुन लीजिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो उनका परिमाण ले लीजिए, कोई एक आवेश यानी क्यू आवेश ले लिए हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है 2l है, दोनों की गुणा कर दीजिए, क्यू और 2l की गुणा कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वही कहलाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। तो P वेक्टर बराबर हो जाएगा 2l इंटू में Q जाकर। ठीक, अब अंकित देख लेते हैं। P बराबर दिया गया था 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, E बराबर दिया है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, बताए भी थे। थीटा बराबर कितना दिया था 30 डिग्री। सबसे पहले पूछा गया है वॉल्यूम का आघूर्ण यानी टाउ निकालना है, तो टाउ का सूत्र होता है PE sin थीटा जाकर। P का मान दिया ही गया है, E का मान ये भी दिया गया है, थीटा जगह क्या रख देंगे sin 30 जाकर, गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 4, -8 है, यहाँ पावर प्लस का 5 है तो माइनस का 3 बचेगी, तो माइनस का 3, sin 30 का मान 1/2 होता है, भाग दे देंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर हो गया है। अब क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी UE ज्ञात करना है, तो UE का सूत्र होता है माइनस का PE cos थीटा, माइनस PE का मान कितना है 2 × 10⁻⁸, E का मान कितना है 2 × 10⁵5, cos थीटा, थीटा कितना है 30, तो यहाँ cos 30 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, -4 गुणा में 10⁻³ पावर रह जाएगी, cos 30 का मान होता है √3/2 जाकर, हल कर लेंगे तो मिल जाएगा -2 √3 और गुणा 10⁻³ जाकर। अब अगर √3 का मान रखना चाहते हैं तो 1.732 होता है, अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा जाकर। और अगर और अधिक सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का मान रख देंगे, 1.732 गुणा कर लेंगे तो UE बराबर आ जाएगा -3.464 गुणा 10⁻³ जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, इसका सेकंड पार्ट।